मान लीजिए एक पेरेंट ने उसको उठाने की कोशिश करी है तो बच्चा एक एंटीसिपेटरी रिस्पांस देता है, अपनी बाजू ऊपर करता है ताकि मुझे उठा लिया जाए, लेकिन उनमें ये बड़ा एटिपिकल सा होता है। कई बार जो एक स्ट्रेंजर एंग्जाइटी बच्चे में होनी चाहिए कि अगर किसी स्ट्रेंजर ने उठाया है तो बच्चा रोता है, लेकिन इन बच्चों में ये रिस्पांस ऐसा नहीं होता है, बड़ा एटिपिकल सा होता है। जैसे आप बच्चे को कहोगे कि यू वांट दिस टॉय, तो बच्चा उसको रिपीट करता है, वो ये नहीं कहता है यस आई वांट दिस टॉय। बच्चे की दुनिया को हमें समझना चाहिए, बच्चे की दुनिया को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गौरव मोंगा, आई एम ए साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के बारे में या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के बारे में। इनको पहले परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता था। क्या होता है ऑटिज़म? दो चीज़ें आपने इसमें इम्पॉर्टेंट जो हैं वो ध्यान में रखनी है। दो चीज़ों की प्रॉब्लम इनमें होती है। पहला है सोशल इंटरेक्शन और दूसरा है रेस्ट्रिक्टिव या रेपिटेटिव बिहेवियर्स। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले के क्राइटेरियाज में लैंग्वेज इम्पेयरमेंट को भी एक बहुत मेन सिम्टम माना जाता था, लेकिन उसको अब इतना प्राइमरी नहीं माना जाता है। हालांकि लैंग्वेज इम्पेयरमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन सिम्टम। 2 साल की उम्र में जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब ये डायग्नोज किया जाता है। 0.08% का इसका प्रेवलेंस है। यूएस में हर 54 बच्चों में एक बच्चा ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से डायग्नोज होता है। पहले टाइम में ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को कई और डिसऑर्डर्स में भी स्प्लिट किया जाता था, जैसे एक तो ऑटिज़म ही हो गया, दूसरा रेट सिंड्रोम हो गया, स्पर्जर सिंड्रोम हो गया। तो इस तरह के कुछ इसको 5 हेडिंग्स में दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसको एक ही कंटिन्यूम में रखा जाता है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। ज़्यादातर मेल जो चाइल्ड है उसमें ये डायग्नोज होता है। तो जो 2 सिम्टम्स हैं इनमें, सोशल इंटरेक्शन और रेस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव बिहेवियर जो है, उसको हम थोड़ा आपको समझाना चाहेंगे वो क्या होता है। पहले बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन में जो डेफिसिट होते हैं इन बच्चों में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक सोशल इंटरेक्शन में एक इमोशनल रेसिप्रोसिटी होती है। जब हम सोशली किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो हम दूसरे के इमोशंस को भी समझते हैं। उसके साथ कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे आई कांटेक्ट करना, सोशल जेस्चर्स देना और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक रखना, ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह से रिलेशंस को डेवलप किया जाता है, रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं। लेकिन इन बच्चों में इन चीज़ों का डेफिसिट होता है। जैसे अब इमोशनल रेसिप्रोसिटी की बात करते हैं। जो इन्फेंट्स होते हैं, मतलब कि जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें सोशल स्माइल का ना आना, पुअर आई कांटेक्ट का होना, उनको ये नहीं पता लगता है कि मेरा अपना कौन है, या मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे टीचर्स हैं। उनको जो रिस्पॉन्स उसको देना चाहिए, मान लीजिए एक पेरेंट ने उसको उठाने की कोशिश करी है तो बच्चा एक एंटीसिपेटरी रिस्पांस देता है, अपनी बाजू ऊपर करता है ताकि मुझे उठा लिया जाए, लेकिन उनमें ये बड़ा एटिपिकल सा होता है कि कई बार तो वो पेरेंट्स के उठाने से घबरा जाते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि ये मेरा अपना है। और कई बार जो एक स्ट्रेंजर एंग्जाइटी बच्चे में होनी चाहिए कि अगर किसी स्ट्रेंजर ने उठाया है तो बच्चा रोता है, लेकिन इन बच्चों में ये रिस्पांस ऐसा नहीं होता है, बड़ा एटिपिकल सा होता है। स्ट्रेंजर के उठाने से भी वो नॉर्मल रहते हैं। 30% ये बच्चे जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं, मतलब कि जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन भी कह देते हैं, उनमें चले जाते हैं। तो इसमें 2 तरह के बच्चे होते हैं, जो बेसिकली हायर फंक्शनिंग होते हैं जिनमें IQ थोड़ा ज़्यादा होता है, और लोअर फंक्शनिंग होते हैं जिसमें IQ कम हो जाता है। तो एक तो हमने बात करी इमोशनल रेसिप्रोसिटी की। दूसरा, ये बच्चे जब कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें अच्छा आई कांटेक्ट या उसमें जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, जेस्चर्स होने चाहिए, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। इस वजह से इनको रिलेशनशिप बनाने में, फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम आता है। तो इस वजह से स्कूल में इन बच्चों को अवॉइड कर दिया जाता है, बुली कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे अपना फ्रेंड बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो जो रिस्पॉन्स है, वो जो एम्पैथी है, वो जो एक इमोशनल रेसिप्रोसिटी है, वो ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो इमोशनल रिस्पॉन्स दे नहीं पाते हैं। इसलिए इनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो बन नहीं पाते हैं अच्छे से। तो ये बात तो हो गई सोशल इंटरेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड या रेपिटेटिव बिहेवियर्स है, वो क्या होते हैं। इसमें कुछ स्टीरियोटिपिक बिहेवियर्स होते हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर होते हैं कि बच्चे के जो इंटरेस्ट्स होते हैं वो बड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। किसी एक टॉय से या किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जैसे फ़ैन है, कर्टन है, उसके साथ बड़ा लगाव हो जाता है बच्चे को।
बाकी बच्चों के साथ वो खेलना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, अकेले में खेलना ज़्यादा पसंद करता है, टॉयज़ को उनके टिपिकल मैनर में नहीं खेलता है, उसके इंटरेस्ट बड़े लिमिटेड होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, उसका जो रूटीन होता है बड़ा रिजिड होता है। अगर उसके रूटीन में उसको इंटरफेयर किया जाए तो वो बहुत जल्दी इरिटेबल हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, वो बच्चा एंग्शियस हो जाता है, टेंट्रम्स शो करने लग जाता है। मान लीजिए घर चेंज हुआ है या फर्नीचर की सेटिंग चेंज हुई है या उसका जो खाने का रूटीन है या शेड्यूल है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो ये चीज़ें उससे अडेप्ट करने में उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब जिन बच्चों में थोड़ा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, जो लोअर फंक्शनिंग होते हैं, उनमें एग्रेशन बहुत आ सकता है, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर भी आ सकता है। कुछ जो हायर फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें कुछ स्पेशल स्किल्स होते हैं, जैसे वो लेटर्स और नंबर्स को लेके या कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे होते हैं। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को बड़ी आसानी से कर देते हैं और बड़ी छोटी उम्र में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन्हें उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन उनकी रीडिंग और कैलकुलेटिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। एक और इनमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इनमें प्रोनाउन रिवर्सल होता है। जैसे आप बच्चे को कहोगे कि यू वांट दिस टॉय, तो बच्चा उसको रिपीट करता है, वो ये नहीं कहता है येस आई वांट दिस टॉय, वो कहता है यू वांट दिस टॉय। वो आई को यू में डिनोट करता है। तो ये प्रोनाउन रिवर्सल की प्रॉब्लम भी ऑटिस्टिक बच्चों में होती है, चाहिए उसी को है लेकिन वो ये इकोलेलिया करेगा। इकोलेलिया कहते हैं इसको, जो रेपिटिशन करना है दूसरे की बात को, कि यू वांट दिस टॉय, यू वांट दिस टॉय, वो यही बोल देगा, हालांकि उसका मतलब यही है कि आई वांट दिस टॉय। ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑटिज्म में। तो चलिए अब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं। कुछ ऐसे और भी डिसऑर्डर हैं जिसको इससे डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है, जैसे चाइल्डहुड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, या चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया है, कई बार हियरिंग इम्पेयरमेंट है, हियरिंग लॉस है बच्चे को, उस वजह से भी बच्चे का ऐसा बिहेवियर हो सकता है, या साइको सोशल डेप्रीवेशन है, उसको नेग्लेक्ट किया गया है, अपने परिवार की तरफ से उसका ध्यान नहीं रखा गया है, तो इस वजह से भी उनमें ये इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। इस रेस्ट्रिक्टिव रिजिड पैटर्न में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो उनकी जो एक रिस्पॉन्स होता है किसी भी साउंड को लेके या पेन को लेके, वो बहुत हाइपर रिस्पॉन्सिव होते हैं। बहुत नॉर्मल साउंड को वो कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और कई बार एक क्लॉक की टिकिंग को भी वो बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं। तो उनमें बड़े एबनॉर्मल से रिस्पॉन्सेज होते हैं साउंड को लेके, और पेन को लेके भी ऐसा है। कई बार बिल्कुल थोड़ी सी अगर उनमें कोई पिन भी लग गया तो वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं। कई बार उनके कोई चोट लग गई या कुछ प्रिक हो गया तो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, लेकिन अगर हल्का सा टच भी होने से कई बार वो रोने लग जाते हैं। तो उनमें कई तरह के एंग्शियस बिहेवियर होते हैं, जैसे हेड बैंगिंग करना, स्विंगिंग करना, टो वॉक करना, इस तरह के बिहेवियर भी उनमें हो सकते हैं। तो प्रोग्नोसिस की बात करते हैं ऑटिज़म में, कि जो तो बच्चे हायर फंक्शनिंग है, जिनका IQ 70 से ऊपर है, जिनमें कुछ अडेप्टिव स्किल्स हैं, स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, और जिनकी लैंग्वेज जो है वो 5 से 7 साल की उम्र में डेवलप हो जाती है, वो बच्चे आगे चलकर अपनी वोकेशनल एबिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं, समाज में एडजस्ट हो जाते हैं बहुत अच्छे से। अब कॉजेज़ की बात करते हैं। कॉजेज़ जो हैं ऑटिज़म के वो बहुत सारे हैं, इसमें कोई भी एक जो ठोस कारण अभी तक सामने नहीं आया कि इस वजह से ऑटिज़म होता है। बहुत से कारण हैं, उनमें कुछ कारण मैं आपसे शेयर करूंगा, जैसे कुछ जेनेटिक कारण हो सकते हैं, कुछ बायोमार्कर्स हो सकते हैं, कुछ न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़ में, MRIs में ये पाया गया है कि इन बच्चों में जो ब्रेन का वॉल्यूम है वो बड़ा होता है। कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं, जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है या ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, उन बच्चों में भी ये हो जाता है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान मदर की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ही बच्चे के अगेंस्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। अगर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या उसको जेस्टेशनल ब्लीडिंग हुई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या मदर या फादर की एज बहुत ज़्यादा है और ड्यूरिंग बर्थ बच्चे को कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी हुई है, उसका बर्थ वेट ठीक नहीं है, कुछ RH फैक्टर का इनकम्पैटिबिलिटी हुआ है, तो इस तरह के बहुत से कारण हैं। इवन इमिग्रेशन अगर हुआ है, इमिग्रेंट्स में ऑटिज़म को ज़्यादा देखा गया है। तो ये सारे कारण हैं, इनमें काफ़ी सारे कारण हैं जो रोल प्ले करते हैं, कोई एक कारण इसका अभी समझ में नहीं आया है। तो ये तो हो गए इसके कारण। चलो अब आते हैं ऑटिज़म के ट्रीटमेंट की तरफ। देखिए, ट्रीटमेंट में 4 टारगेट्स हैं जो ज़रूरी हैं। एक तो उसका जो बच्चे का सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको स्कूल्स में इंटीग्रेट करवाया जाए
ताकि वो स्कूल्स में अपने पीयर्स के साथ अच्छे से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर सके। उसके जो पीयर रिलेशंस हैं या उसके जो बाकी के रिलेशंस हैं उनको ठीक किया जा सके, उसको सोशल स्किल्स ट्रेनिंग दी जा सके और उसको अपनी लाइफ में वोकेशनल स्किल्स के साथ रिहैबिलिटेशन किया जाए। तो ये 4 चीज़ें जो है वो हमारे टारगेट्स हैं ट्रीटमेंट के। इसके साथ अगर बच्चे में कोई एसोसिएटेड एंजाइटी है, डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, एग्रेशन है या हाइपर एक्टिविटी है तो उसको मेडिसिन के साथ या काउंसलिंग के साथ ठीक किया जा सके। तो इन सारे टारगेट्स को पूरा करने के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। हमें पेरेंट्स की ट्रेनिंग चाहिए घर पे, हमें स्कूल्स में स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए, स्कूल में सोशल स्किल्स ट्रेनिंग चाहिए। इन बच्चों को ये समझाया जाना चाहिए एम्पैथी क्या होती है, इमोशनल रेसिप्रोसिटी समझाई जानी चाहिए। इनमें विजुअल लर्निंग बहुत काम करती है। इनमें अगर एसोसिएटेड कोई ऑब्सेशन के सिम्टम हैं तो उनमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जा सकती है। अगर एसोसिएटेड एंजाइटी या डिप्रेशन है तो एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जा सकते हैं। कुछ एंटी साइकोटिक्स जो रिस्पेरिडोन है, ओलेंजापिन है, रिपेप्राजोल है, वो एग्रेशन के सिम्टम्स के लिए दिया जा सकता है। ओसीडी के लिए फ्लॉक्सिटिन का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी के लिए क्लोनिडिन, गुआनाफेसिन, एटोमॉक्सिटिन, मिथाइलफेनिडेट इनका यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी हैं, जैसे म्यूज़िक थेरेपी है, योगा है, मल्टीविटामिन्स हैं, इवन जो कार्नोसिन कॉम्बिनेशंस सिरप आते हैं, कुछ मेडिसिन आती हैं, उनका भी यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच इसमें यूज़ होती है ट्रीटमेंट में। इन बच्चों के इलाज में बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है। फैमिली पे इसका केयर बर्डन काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम अच्छे से बच्चे को समझ पाएँ, उसकी दुनिया को समझ पाएँ, तो ही हम इन बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। जो ऑटिज़म के बच्चे हैं, हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल हो जाएं और ये अपनी दुनिया उसी नॉर्मल दुनिया में आ जाएं जो बाकी बच्चे हैं, लेकिन एज़ पेरेंट्स, एज़ केयर टेकर्स, एज़ टीचर्स हमें ये समझना ज़रूरी है कि इन बच्चों की एक अपनी दुनिया है। उस दुनिया में ये अपने तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, अपने तरीके से डील करते हैं और इनका एंग्जाइटी को शो करने का तरीका भी इनका अपना होता है। इनके जो बिहेवियर हैं वो कई बार अगर हम देखें तो सोसाइटी के हिसाब से नहीं होते हैं। कुछ इस तरह के इनके बिहेवियर होते हैं, जैसे हेड बैंगिंग हो गया या स्विंगिंग हो गया या जंपिंग हो गया। लेकिन हमने हर चीज़ में बच्चे को रोकना नहीं है। बच्चे का जो एंग्जाइटी रिलीविंग बिहेवियर है, कई मायनों में अगर जब तक बच्चा खुद को हार्म नहीं कर रहा है या किसी को हार्म नहीं कर रहा है तो और अपनी एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए वो थोड़े बहुत बिहेवियर अगर शो भी कर रहा है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बच्चे की दुनिया को हमें समझना चाहिए, बच्चे की दुनिया को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको इस दुनिया में लाने की बजाय उसकी दुनिया में हमें जाके उसको देखना चाहिए कि हम उसकी दुनिया में ही उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और इस समाज में रहने लायक बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ऑटिज़म के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझा पाया हूँगा, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें और भी कई बातें हैं जो धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियोस में भी हम करेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लोगों को ऑटिज़म के बारे में चीज़ें नहीं पता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें अवेयर किया जा सके। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियोज़ का। थैंक यू।